होता है कि पॉलीगॉन है क्या। अगर आपको पॉलीगॉन समझना है तो आप देखें यहाँ पे नाम पॉलीगॉन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुभुज। और अगर यहाँ पे हम लोग बहुभुज की बात करें तो देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बहु और दूसरा भुज। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि जो बहु है वो है क्या, तो मेरे भाई बहु का मतलब यहाँ पे बहुत से है और भुज का मतलब भुजाओं से है। यानी कि ऐसी कोई आकृति, ऐसा कोई ग्राफ यहाँ पर हमारे पास होगा जिसमें भुजाएं जो है वो कैसी होंगी, बहुत सारी होंगी। लेकिन क्या बहुत सारी भुजाएं का होना ही बहुभुज बनने का पैमाना है? तो जी हाँ, नहीं। इसका आंसर मिलेगा हमें इस डेफिनेशन में। इस डेफिनेशन को हम थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात मैंने कहा जो आपने नाम से समझ ली, वो क्या है कि बहुत सारी भुजाएं होंगी। अब देखिए बहुत सारी भुजाओं से क्या होगा, बहुत सारी भुजाओं से आकृति बनेगी और आकृति तभी बनती है जब उसके द्वारा कोई क्षेत्र या कोई रीजन बाउंडेड किया जाता है। यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे साइड्स होंगी, बहुत सारी, कितनी होंगी उनकी बात भी हम लोग करेंगे। बहुत सारी साइड से जो घिरी हुई आकृति होगी, जो बाउंडेड रीजन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। आइए एक बार डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया कि प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर देन, यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारे पास बाउंडेड फिगर होगा वो कैसा होगा, वो 3 या फिर 3 से अधिक जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होंगे। लाइन सेगमेंट का मतलब जो भुजाएं होंगी उनसे बनी जो आकृति होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। मतलब जो हमारे पास भुजाओं की संख्या होना चाहिए वो 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आप देखें, अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है, इस एक लाइन सेगमेंट को हम लोगों ने बना लिया। अगर हम लोग ये लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो क्या इस लाइन सेगमेंट से कोई भी आपका जो रीजन है, कोई भी जो क्षेत्र है, कोई भी जो फील्ड है, क्या आपको घिरी हुई यानी कि बाउंडेड नजर आ रही है? आपका उत्तर होगा नहीं। यानी कि अगर हम एक सिंगल लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो इससे कोई भी जो रीजन है वो बाउंडेड नहीं होता। अगर हम लोग एक दूसरी लाइन भी बना लेते हैं, मान लीजिए ये दूसरी लाइन हम लोगों ने बना ली और इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मेरे भाई आप बताइए क्या यहां से कोई भी जो रीजन है वो बाउंडेड हो रहा है? आप कह सकते नहीं सर, यहां से भी कोई भी रीजन जो है वो बाउंडेड नहीं हो रहा है। अगर यहां से कोई रीजन बाउंडेड नहीं हो रहा है तो हम लोग कंफर्म हो गया कि दो, अगर हमारे पास साइड्स होंगी, दो लाइन सेगमेंट होंगे, तब भी हमारे पास कोई भी जो आकृति है वो घिरेगी नहीं, यानी कि आवंदित नहीं होगी, बाउंडेड नहीं होगी। अब देखिए जैसे ही हम लोगों ने ये तीसरी लाइन बनाई, आप देख सकते हैं यहां पे कि ये हमारे पास एक बाउंडेड रीजन आ गया। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको कोई भी बाउंडेड रीजन बनाना है तो कम से कम मिनिमम आपके पास जो है वो कितनी भुजाओं की होना चाहिए, 3 भुजाएं होना चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए, तभी आप किसी पॉलीगॉन को बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि जो लाइन सेगमेंट है यहां पे वो कम से कम कितने होंगे, 3। तो यहां से ही डेफिनेशन आपकी निकली कि 3 या 3 से अधिक, अधिक का कोई लिमिटेशन नहीं है, मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ साइड का बाउंडेशन है। कितनी साइड्स होना चाहिए, 3 होना चाहिए। आप देख सकते हैं 3 से एक आवंटित क्षेत्र हमारे पास आ गया। ज्यादा कितना सर, कितना भी हो सकता है। ज्यादा की अगर हम लोग बात करें तो मेरे भाई कितना भी हो सकता है, कितने भी लाइन सेगमेंट आप ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 से ले लीजिए, 7 ले लीजिए। मैंने कहा मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है, केवल जो लिमिटेशन है वो किसकी है, मिनिमम की है। और क्या है, पॉलीगॉन जो है वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर होगा। ठीक है, अच्छा 2 डायमेंशनल क्यों होगा ये भी मैं आपको अभी समझा देता हूं। ठीक है, डेट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ साइड, जिसकी एक निश्चित भुजाओं की संख्या होगी। देखिए ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि जब आप किसी पॉलीगॉन को बनाएंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स आपके पास कितनी होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है, मैक्सिमम कितना भी हो सकते हैं, लेकिन जितना भी होगा उनका एक लिमिटेड नंबर होगा, एक डेफिनेट नंबर होगा, एक निश्चित संख्या होगी, यानी कि फिक्स्ड संख्या होगी। 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 10 होगी, 50 होगी, 100 होगी, लेकिन उनका नंबर जो होगा वो कैसा होगा, डेफिनेट होगा। ठीक है, साथ ही साथ और क्या कहा गया है, देखिए द साइड ऑफ अ पॉलीगॉन आर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कनेक्टेड टू ईच अदर एंड टू एंड। देखिए ये जो बात है इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो लाइन सेगमेंट होगा वो एक एंड से दूसरे एंड पर एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्ट होगा। देखिए एक एंड हमारे पास इस लाइन सेगमेंट का ये है और एक एंड ये है, तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे ये वाला जो एंड है वो इस वाले एंड से क्या है, कनेक्टेड है। जब तक ये एंड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे, इसको मैंने सिंपली आपको समझाया कि 2 लाइंस को एक दूसरे को क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। जब तक 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी बाउंड्री रीजन प्राप्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये 3 लाइन बना ली, देखिए यहां पर भी 3 लाइन बनाई, लेकिन क्या इन जो ये जो लाइनें हमारे पास हैं,
क्या इनका एंड दूसरे वाले के एंड से अटैच्ड है? आप कहोगे नहीं। इसीलिए आप देखें यहां पे कोई भी घिरा हुआ क्षेत्र हमें नहीं मिला, मतलब ये 3 लाइनें आपके पास किसी भी पॉलीगॉन का निर्माण नहीं करेंगी। लॉक कर दें इस बात को, समझ में आ गया होगा। और क्या है इसमें स्पेशल बात, देखिए जो लाइन सेगमेंट होंगे किसके, पॉलीगॉन के, आर कॉल्ड साइड्स और एजेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए आपके कई सारी जो आकृतियां हैं उनमें आपसे पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है उनमें आपसे यही पूछा जाता है कि बताइए जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ना कह के वो पूछते हैं कि बताइए किसी भी आकृति में एज जो है वो कितने होते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि मैंने यहां पे एक आकृति बनाई, ये मान लीजिए मैंने आकृति बनाई, ठीक है। तो इन आकृति का जो देखे इस ये वाली जो साइड है इसका एंड ये है, इस वाली साइड का एंड ये है, और इस वाली साइड का एंड ये है। तो ये एंड एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। तो ध्यान रखिएगा ये जो एंड से दूसरी एंड से जो लाइन सेगमेंट कनेक्टेड होगा इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे क्या, एज यानी कि किनारा। और यहां पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को यहां पर बोला जाता है क्या, वर्टेक्स। क्या बोला जाता है मेरे भाई, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष केंद्र। तो यहां पर हमारे पास ये वर्टेक्स हैं और ये हमारे पास क्या है, एज है। तो अगर मैं यहां पे इस आकृति की बात करूं कि इस आकृति में कितने एज हैं, तो आप कहेंगे 1 2 और 3, ये 3 एज हो गए। और यहां पर अगर मैं बात करूं कि वर्टेसेस कितने हैं, तो आप कहेंगे 3 यहां पे वर्टेसेस हैं। लॉक कर दें। जब भी आप किसी भी आकृति को बनाओगे तो उसमें क्या क्या होगा, एक तो मैंने कहा एज होगा, दूसरा आपके पास क्या होगा, वर्टेक्स होगा, और क्या होगा, देखिए एंगल भी होगा। ये आप देखें एक लाइन सेगमेंट ये है, दूसरा लाइन सेगमेंट ये है, और जब 2 लाइन सेगमेंट किसी एक बिंदु पर मिलते हैं तो उनके बीच का जो इंक्लिनेशन होता है इसको हम लोग एंगल यानी कि कोण कहते हैं। और अगर वो अंदर की तरफ बनता है तो वो इंटीरियर एंगल कहलाता है, और अगर वो बाहर की तरफ बनेगा तो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। इंटीरियर एंगल कहलाएगा और एक्सटीरियर, मतलब इंटीरियर का मतलब क्या है, आंतरिक कोण या अंतः कोण, और एक्सटीरियर का मतलब है बाह्य कोण या बहिष कोण, बाहर वाला कोण। लॉक कर दें इस बात को। अब आपको मैंने बताया कि देखिए अगर हमारे पास 3 भुजाएं हैं तो हमारे पास एज कितने हुए, 3, वर्टेक्स भी कितने हुए, 3। अगर मैं बात करूं इंटरनल एंगल की, तो देखिए ये हमारे पास इंटरनल एंगल है, ये भी हमारे पास इंटरनल एंगल है, ये भी हमारे पास इंटरनल एंगल है। तो इंटरनल एंगल जो है वो कितने हो गए, 3 हो गए, यानी आंतरिक जो कोण है वो भी हमारे पास 3 हो गए। और ऐसे अगर हम लोग एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो देखिए एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक हमारे पास ये बन जाएगा। तो एक्सटर्नल भी कितने हो जाएंगे, हमारे पास 3 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कहां पे, आगे नेक्स्ट पे। अब देखो यहां पे हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, यहां पे जो बातें मैंने अभी आपको बताई थी कि देखिए जब भी आपको किसी पॉलीगॉन को बनाना है तो मिनिमम आपके पास 3 साइड होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 साइड होंगी हमारे पास, मिनिमम हमारे पास लिमिटेशन है 3 साइड होने की, मैक्सिमम की मैंने कहा किसी भी प्रकार की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर हमारे पास 3 भुजाओं से कोई आकृति बनेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। अगर 4 भुजाओं से कोई आकृति बनेगी तो उसको क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बोलेंगे। अगर 5 भुजाओं से कोई आकृति बनेगी तो पेंटागन कहलाएगी। ऐसे ही हमारे पास हेक्सागोन है, हेप्टागोन है, ऑक्टागोन है, नोनागोन है, डेकागोन है। ये कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए हैं, किसके लिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पॉलीगॉन के। और देखिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलीगॉन इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल जो है वो एक एग्जाम्पल है पॉलीगॉन का, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। इसमें कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स होंगी, ये भी मैं बता चुका हूं। अब देखो यहाँ पे और क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। अ सर्किल इज ऑल्सो अ प्लेन फिगर। जो सर्किल है वो भी एक प्लेन फिगर है, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉलीगॉन बिकॉज इट इज कर्व्ड शेप्ड एंड डज नॉट हैव साइड और एंगल। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बहुत सिंपल सी बात समझिएगा। मैंने आपको पॉलीगॉन का अर्थ समझाया था अभी कि पॉलीगॉन का जो अर्थ है वो क्या है, बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ठीक है। बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होगी उसको हम लोग बहुभुज बोलते हैं। अब आप देखो अगर आप सर्कल बनाओगे तो क्या इस सर्कल में कोई भुजा होगी, कोई साइड होगी, कोई लाइन सेगमेंट होगा, आप कहोगे नहीं होगा। अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, कोई भुजा नहीं है, कोई साइड नहीं है, तो आप सिंपल से कहोगे कि इससे अगर कोई आकृति बनती है तो फिर वो हमारे पास पॉलीगॉन का काम नहीं करेगी। और यही यहां पे बताया गया है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉलीगॉन्स हैं वो कैसे डायग्राम होंगे, 2D शेप तो होंगे, लेकिन सारे के सारे जो 2 डायमेंशनल शेप होंगे वो हमारे पॉलीगॉन नहीं होंगे। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सर्कल वाला जो डायग्राम है वो 2D तो होता है, लेकिन वो हमारा पॉलीगॉन नहीं होता, क्योंकि पॉलीगॉन का नाम ही है मेरे भाई क्या,
ऐसी आकृति जो भुजाओं से घिरी होगी। और मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं पॉलीगॉन के, जैसे ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नोनागन है, डेकागन है। ये सारे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, पॉलीगॉन के। ठीक है, आइए बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे और देखते हैं कुछ। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए बेसिकली हम लोगों ने ये तो जान लिया कि जो हमारे पास पॉलीगॉन है वो होता क्या है। अब हम लोगों को जानना है कि जो पॉलीगॉन है वो कितने टाइप का होता है। पॉलीगॉन क्या है बेसिकली, मैंने कहा ये तो आपको पता लग गया, तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति पॉलीगॉन होगी। क्या क्या होंगे उसके अंदर, एजेस होंगे, वर्टिसेस होंगे यानी कि शीर्ष केंद्र होंगे, और हमारे पास किनारे होंगे। इसके अलावा इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल भी कह सकते हैं, यानी कि आंतरिक कोण होगा, एक्सटर्नल एंगल की यानी कि हमारे पास बाह्य कोण होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन की, यानी कि जो बहुभुज है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपके पास जो पॉलीगॉन है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन है, दूसरा आपके पास कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, और तीसरा है आपके पास कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन यानी कि समबाहुभुज। अब देखो यहां पे नाम क्या लिखा है, सम का मतलब समान, बहु का मतलब बहुत सारी, और भुज का मतलब भुजाएं। तो देखिए नाम अगर आपको आता है, स्पेशली हिंदी नेम, मेरे भाई अगर आप हिंदी नेम जानते हो तो बड़े आसानी से आप ये समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है। तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब मेरे भाई क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन, सम का मतलब समान, बहु का मतलब बहुत सारी, और भुज का मतलब भुजाएं। तो नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा पॉलीगॉन जिसमें बहुत सारी भुजाएं, यानी जो भुजाओं की संख्या है, बहुत सारी तो आप कहेंगे नहीं क्योंकि आपको पता है कि 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं। अगर उनकी जो लंबाइयां हैं वो समान हैं तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन कह सकते हैं। लेकिन अभी ये जानना जरूरी होगा कि क्या केवल भुजाओं की बात होगी या किसी और की भी बात होगी, तो अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। दूसरा देखें कॉनकेव, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और फिर कॉनकेव आएगा। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस भी आपने पढ़ा है। तो कॉनकेव का मतलब होता है उभरा हुआ, कॉनकेव का मतलब क्या होता है, उभरा। देखो उसको लिखा है हिंदी में उत्तल, उत्तल का मतलब हुआ उभरा हुआ। उभरा हुआ तो समझते होगे ना, उभरा हुआ समझते हो कि नहीं, उठा हुआ आप कह सकते हैं, उभरा हुआ, उठा हुआ। और बहु का मतलब बहुत सारी, भुज का मतलब भुजाएं। अगर कोई ऐसा ग्राफ हमारे पास बन रहा है जिसमें भुजाओं जो हैं वो उभरी हुई हैं, तो ऐसे जो पॉलीगॉन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। और अगर उभरा हुआ नहीं होगा, मतलब अंदर घुसा हुआ होगा, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं वन बाय वन। बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना कि बेसिक से लेकर एक एक चीज में बताऊंगा आपको। कभी भी समझ में अगर नहीं भी आया होगा पॉलीगॉन, आज आपको एक एक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बस आप अंत तक बने रहना, एक एक चीज को ध्यान से समझते रहना, आराम आराम से। और एक चीज और, जब भी मैं यहां से खड़े खड़े आपसे पूछूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, तो जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं वहां पे खड़े खड़े या बैठे बैठे आप हाँ या ना जरूर बोलते रहिएगा। ठीक है, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसको पूछ जरूर लेना है आपको, क्योंकि एक एक चीज में बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तक ले जा रहा हूं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। ये मैं मान के चल रहा हूं कि जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं इनमें से किसी को कुछ नहीं आता। हो सकता है देखिए आपको बहुत कुछ आता हो, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। आप बिल्कुल जीरो से सीख रहे हो, और एक एक चीज को आप धीरे से समझना, जल्दबाजी मत करना। क्योंकि देखिए अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए पॉलीगॉन से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले और चारों के चारों आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि रटी हुई चीजें आपके पास बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। आप सब भी जानते हैं बात, है ना। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, देखें अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप केवल नाम से देखोगे तो आपको इतना बात तो समझ में आ जाएगी कि रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन होगा जिसमें सभी भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो क्या होंगी, समान होंगी। तो नाम से ही समझ में आ रहा है। लेकिन भुजाओं की लंबाइयों के साथ साथ एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अगर कोई पॉलीगॉन है उसको आप रेगुलर जो है वो तभी कहोगे जब जो साइड हैं, साइड यानी कि भुजाओं की लेंथ जो है कैसी हो, सेम हो, मतलब समान हो। साथ ही साथ जो कोण हैं यानी कि एंगल, और कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल, ध्यान रखना कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल, यानी कि जो अंतः कोण होंगे वो भी उसमें मेरे भाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर हमारे पास अंतः कोण समान है और साइड्स की लेंथ भी समान है तो ऐसे पॉलीगॉन को क्या बोला जाता है, और रेगुलर पॉलीगॉन बोला जाता है। आप देख सकते हैं, अ रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन दैट इज इक्विएंगुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विएंगुलर? इक्विएंगुलर का मतलब है समकोणिक, और समकोणिक का मतलब जहां पे कोण क्या हो, समान हो। ऑल एंगल्स आर इक्वल इन मेजर एंड इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल का मतलब होता है समबाहु, मतलब भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो भी क्या हो,
समान हो। देखो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। समकोणिक का मतलब है सभी कोण माप में समान होते हैं, और अगर हम लोग समबाहु की बात करें तो इसका मतलब है सभी पक्ष या सभी भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन मेरे भाई ध्यान रखना तभी कहा जाएगा जब वहां पे क्या होगा, भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो भी समान होंगी और साथ ही साथ उनके एंगल भी समान होंगे। जैसे देखे, मैं अगर आपको थोड़ा सा और एग्जांपल दूं तो यहां पे समझने का प्रयास करना। जैसे एक आकृति आपने देखी होगी, रोम्बस हमारे पास बनता है। ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया है रोम्बस। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए जो रोम्बस है, यानी कि जो हमारे पास समचतुर्भुज है, क्या ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है? तो आपको पता है कि समचतुर्भुज में देखिए ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी, लेकिन मेरे भाई ये जो एंगल हैं, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, लेकिन जो चारों एंगल हैं वो आपस में बराबर नहीं होते। तो मैंने आपसे कहा कि जब तक दोनों बातें पूरी नहीं होगी, भुजाओं की लंबाई तो समान होनी ही चाहिए। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है कि जो हमारे पास एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, अगर इनकी लंबाइयां भी बराबर होती तो हम लोग कहते हैं कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, मतलब रोम्बस एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। वहीं मेरे भाई अगर मैं स्क्वायर बना दूं तो आप देखिए स्क्वायर में क्या होगा, ये और ये समान है, ये और ये समान है कि नहीं? हमारे पास भुजाओं की लंबाइयां समान है, साथ ही साथ जो कोण है यहां पर भी 90 अंश का होता है, यहां पर भी 90 अंश का होता है, यहां पर भी 90 अंश का होता है, और यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी 90 अंश का होता है। तो यहां पे देखें कोण भी समान है और भुजाओं की लंबाइयां भी समान है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने आपको, देखिए जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये आपका एग्जाम्पल है किसका, रेगुलर पॉलीगॉन का। स्क्वायर के बारे में अभी मैंने बता दिया, चार साइड में क्या होता है, स्क्वायर। ऐसे हमारा पास रेगुलर पेंटागन बन सकता है। रेगुलर पेंटागन का मतलब है कि पांचों भुजाओं की जो लंबाइयां होंगी वो भी बराबर होंगी, और इनके बीच बनने वाला जो कोण है वो भी मेरे भाई क्या होगा, बराबर होगा, वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन भी हो सकता है, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन और डेकागोन भी हमारे पास हो सकता है। तो रेगुलर पॉलीगॉन समझ में आ गया सभी को। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, रेगुलर पॉलीगॉन आप उसी पॉलीगॉन को कहेंगे जिसमें सारी भुजाओं की लंबाइयां समान होंगी, यानी कि लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल होगी, साथ ही साथ वहां पे जो इंटीरियर एंगल है उनकी लेंथ भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर आगे और समझते हैं हम लोग अगली बात को। अगली बात यानी कि हम लोगों को समझना है कि जो हमारे पास कन्वेक्स और कॉनकेव, ये दो पॉलीगॉन है। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारे पास कॉनकेव पॉलीगॉन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से समझते हैं कि कॉन्वेक्स जो पॉलीगॉन है वो क्या है। कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल, और उत्तल का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था कि उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। तो देखिए बस यही समझना है, यहां पे जो कहा गया वो यही कहा गया, पॉलीगॉन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन व्हेन लो लाइन सेगमेंट बिटवीन द पॉइंट गोज इनसाइड। यानी कि जब लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब वर्टेक्स, देखें ये हमारे पास वर्टेक्स है लाइन सेगमेंट का, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें से कोई भी पॉइंट जो है वो अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। अंदर की तरफ मतलब घुसा हुआ नहीं होना चाहिए, हमेशा उभरा हुआ होना चाहिए बाहर की तरफ। अब देखो जितनी भी आकृति मैंने यहां पे बनाई है, सभी में जो पॉइंट है वो कैसे हैं, बाहर की तरफ है। जैसे ये वर्टेक्स हुआ, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये हमारे पास वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। आप देखें सभी वर्टेक्स कैसे हैं, बाहर की तरफ है। यहां पर भी आप देख लीजिए सभी जो वर्टेक्स हैं वो कैसे हैं, बाहर की तरफ है। अगर हमारे पास सभी वर्टेक्स बाहर की तरफ है, साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि जितने भी एंगल बने उन सभी की लेंथ 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक सिंगल बात नहीं, दो बातें। क्या क्या, एक तो सभी जो वर्टेक्स हैं, जो शीर्ष केंद्र हैं, वो सभी बाहर की तरफ हो, मतलब बाहर की तरफ निकले हो, और साथ ही साथ जो एंगल उनके अंदर बन रहे हो उनकी लेंथ कितनी हो, 180 से कम हो। तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं, यानी कि उत्तल बहुभुज बोलते हैं। और यही बात मैंने यहां पे बताई है कि देखिए जो बाउंड्रीज होंगी ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन डू नॉट गो इनसाइड, अंदर की तरफ नहीं जाएंगी। ऑल द वर्टिसेस आर पॉइंटेड आउटसाइड अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ होंगे सारे के सारे पॉइंट। और जो इंटीरियर एंगल हैं वो लेस होंगे किससे, 180 डिग्री से। ये लिखा है कि बहुभुज को उत्तल बहुभुज तभी कहा जाएगा जब बिंदुओं के बीच कोई भी रेखाखंड अंदर नहीं जाएगा। उत्तल बहुभुज की जो सीमाएं हैं वो अंदर नहीं जाती हैं, सभी शीर्ष बाहर की तरफ होते हैं, और सभी जो कोण हैं वो 180 अंश से क्या होते हैं, कम होते हैं। तो केवल दो बात ध्यान रख लीजिए, उत्तल का मतलब उभरा हुआ,
यानी कि जो हमारे पास केंद्र है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, उभरे हुए होना चाहिए, और दूसरा बनने वाला जो इंटीरियर एंगल है, जो आंतरिक कोण है, उसकी लंबाई हमेशा 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर 180 से कम है तो इसका मतलब बहुत श्योर हैं आप कि वो हमारे पास कैसा होगा, कन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। ठीक है, चलो कनकेव समझते हैं। देखिए कनकेव जो है वो जस्ट अपोजिट है कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स में आपने क्या सीखा कि जो शीर्ष हैं वो अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए, और अगर वो शीर्ष अंदर की तरफ है, आप देखो जैसे यहां पर ये शीर्ष केंद्र है, ये हमारे पास शीर्ष केंद्र है, ये शीर्ष केंद्र है, ये शीर्ष केंद्र है, और ये भी शीर्ष केंद्र है। तो आप देखो यहां वाला ये जो शीर्ष केंद्र है वो अंदर की तरफ घुसा हुआ है। अगर कोई भी शीर्ष केंद्र अंदर की तरफ घुसा हुआ है तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन बोलते हैं। आप यहां पे देखिए ये हमारे पास शीर्ष केंद्र है, ये है, ये है और ये है, ये भी हमारे पास शीर्ष केंद्र है, यानी वर्टेक्स है, ये भी हमारे पास वर्टेक्स है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये वर्टेक्स हैं ये क्या है, इनसाइड है, अंदर की तरफ है, घुसे हुए हैं। अगर हमारे पास अंदर की तरफ होगा, देखिए बहुभुज में कम से कम एक कोण तो होता ही है, वो तो जिसका माप 180 डिग्री से अधिक होता है। देखिए यहाँ पे स्पेशल बात क्या है, यहां पे कम से कम एक एंगल ऐसा जरूर होगा जिसकी माप जो है वो 180 डिग्री से अधिक होगी, ये भी एक पहचान है। देखिए आप ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये 180 डिग्री से क्या आएगा, अधिक आएगा, कम से कम एक, मिनिमम एक ऐसा होगा। दूसरी बात क्या है, इस बहुभुज के जो शीर्ष हैं यानी समापन जो बिंदु हैं वो अंदर और बाहर दोनों ओर हैं। वहां पे क्या था, केवल बाहर की ओर थे, यहां पे अंदर और बाहर दोनों हो सकते हैं। तो आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि यहां पे अंदर की तरफ होंगे, बाहर की तरफ तो आपको अपने आप याद रहेगा। तो और ये बात मैंने पहले बता दी आपको कि जो भी हमारे पास कॉनकेव पॉलीगॉन होगा यानी जो अवतल बहुभुज होगा वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन जान लिया। अच्छे से आपको मेरे भाई समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास पॉलीगॉन है वो होता क्या है। ठीक है, पॉलीगॉन क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या है। क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में मिल सकता है, कुछ आकृतियां आपको दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा कॉनकेव है, या फिर पूछ सकते हैं इसमें से बताइए कौन सा कॉनकेव है। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, और आगे आप देखेंगे इनका यूज भी है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन, यानी कि जो बहुभुज हैं, जितने भी प्रकार के बहुभुज आपने पढ़े हैं उनका जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया जा सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए बहुभुज जो बनता है, जो पॉलीगॉन बनता है वो मिनिमम 3 साइड से बनता है। मैक्सिमम साइड की किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है, कम से कम 3 साइड होना चाहिए। महत्तम यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स हैं उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहां पे हम लोग जान रहे हैं कि एक हमारे पास ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ट्राइंगल कब बनेगा, जब आपके पास 3 साइड होंगे। अगर 3 साइड है तो 3 साइड से बनी हुई आकृति क्या होगी, ट्राइंगल होगी। इसके अंदर होगा क्या क्या, देखिए ये ट्राइंगल बना तो सबसे पहले इसमें हमारे पास ये देखो तीनों की तीनों क्या है, हमारे पास वर्टिसेस हैं, यानी कि शीर्ष केंद्र है। तो एक ट्राइंगल होगा, उसमें हमारे पास 3 क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि देखिए ये जो साइड है इन्हीं को हम एज बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास एज कितने होंगे, 3 होंगे, जितनी साइड्स उतने ही एज। और एक चीज आपको यहां पे और ध्यान रखनी है, ठीक है, ये हमारे पास एज हो गए। दूसरा भी एक शब्द देखो यहां पे लिखा है हैज नो डायगोनल। डायगोनल की अभी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। अभी आपको केवल 2 ही बातें याद रखनी है कि ट्रायंगल में 3 भुजाएं होंगी, 3 ही शीर्ष केंद्र होंगे, 3 ही हमारे पास एजेस होंगे, और साथ ही साथ इसमें 3 ही इंटीरियर होंगे और 3 ही क्या होंगे, एक्सटीरियर होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास किसी पॉलीगॉन में n भुजाएं हैं, यानी नंबर ऑफ साइड्स n है, तो हमेशा मेरे भाई ध्यान रखना जितनी भुजाएं होंगी उतने ही उसमें क्या होंगे, उतने ही उसमें इंटीरियर एंगल होंगे, उतने ही उसमें एक्सटीरियर एंगल होंगे, उतने ही उसके एजेज होंगे और उतने ही उसके वर्टिसेस होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर हम लोग बात करें 4 भुजाओं से बनी आकृति तो उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। 5 भुजाओं से अगर कोई आकृति बनेगी तो वो पेंटागन यानी कि पंचभुज कहलाएगी। 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति को क्या बोलेंगे, पंचभुज। अगर 6 भुजाओं से कोई आकृति बनेगी तो उसको षटभुज यानी कि हेक्सागोन बोलेंगे। ठीक है, षटभुज। अगर हमारे पास 7 भुजाओं से कोई आकृति बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे, हेप्टागोन यानी कि सप्तभुज हो जाएगा, ये सप्तभुज हो जाएगा। अगर हमारे पास 8 भुजाओं से मिलकर कोई आकृति बनेगी तो उसको अष्टभुज यानी कि ऑक्टागोन बोलेंगे। ऐसे अगर हमारे पास 9 भुजाओं से मिलकर कोई आकृति बनेगी तो उसको हम लोग नौभुज या नवभुज कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, नौनागोन हो जाएगा। और अगर 10 भुजाओं से मिलकर हमारे पास कोई आकृति बनेगी तो उसको 10 भुज यानी कि डेकागोन कहते हैं। ठीक है,
अब आपको जो बात मैंने बताई थी वो समझना, अगर किसी मान लीजिए पॉलीगॉन में 20 साइड्स हैं, 20 नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो उसमें जो वर्टिसेस होंगे वो 20 होंगे, एजेस भी उसमें 20 होंगे, साथ ही साथ उसमें इंटीरियर एंगल भी 20 होंगे, एक्सटीरियर भी 20 होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स जितनी होती हैं उतने ही वर्टिसेस यानी कि शीर्ष केंद्र होते हैं, उतने ही हमारे पास उसमें क्या होते हैं, उतने ही मेरे भाई उसमें एजेस होते हैं। कंफर्म। अब हमें और चीजें क्या समझनी है, अभी एक और शब्द मैंने यहां पे यूज किया, डायगोनल। तो अभी आपको यह समझना होगा कि डायगोनल जो है और जो साइड है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि साइड और डायगोनल के बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी आपके क्लासिफिकेशन क्या हो गया, क्लासिफिकेशन जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइड होता है। किसके बिहाफ पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अगर हमारे पास 3 साइड है तो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज कहलाएगा, 4 साइड है तो चतुर्भुज कहलाएगा, 5 साइड है तो पेंटागोन यानी कि पंचभुज कहलाएगा, 6 साइड से तो षटभुज, ऐसे ही सप्तभुज, अष्टभुज, नौभुज और 10 भुज। यानी कि ये सारे का सारा क्लासिफिकेशन हो गया। क्या सर इसके आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता? मेरे भाई बिल्कुल होता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ साइड की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो इसके आगे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, लेकिन उसकी जरूरत हम लोगों को नहीं है। हमारा काम केवल इतने में ही हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 1 बाय 1 सारी चीजों को देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन तो क्लियर हो गया आपको। अब यहां पे हम लोग एक पॉलीगॉन बना रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जो एक पॉलीगॉन बना रहे हैं वो ऐसा बना रहे हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो कितनी है, n है। n नंबर ऑफ साइड्स का हम लोग यहां पे एक पॉलीगॉन बना रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पॉलीगॉन बना लिया, इसको डॉट डॉट से बनाया। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड्स इस पॉलीगॉन के अंदर है वो कितनी है मेरे भाई, n है। n नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगॉन बनाया। अब आपको मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया था, देखो सारी चीजें हम लोग वापस से समझते हैं। ये हमारे पास वर्टेक्स है, ये भी हमारे पास वर्टेक्स है, ये भी हमारे पास वर्टेक्स है, ये भी हमारे पास वर्टेक्स है। और 2 लाइनें जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। और अगर वो एंगल अंदर की तरफ बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, इंटीरियर एंगल। और मेरे भाई अगर वो बाहर की तरफ बने तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। और एक बात ध्यान रखना है आपको कि जब हम इंटीरियर और एक्सटीरियर को मिला देते हैं, देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर जब दोनों मिल गए तो ये आपको एक सीधी रेखा नजर आ रही है। और सीधी रेखा अगर आप देखेंगे तो इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये तो आप समझ जाओगे आराम से यहाँ पे। अब हम लोगों को और क्या बातें समझनी है, देखिए ये हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉलीगॉन बनाया था जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास हैं इस तरीके से। ये हमारे पास शीर्ष केंद्र है, ठीक है। अब हम लोगों को सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो पता करना है, सबसे पहला पॉइंट ये पता करना है इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। अभी मैंने आपको क्या बताया कि देखिए जब एक पॉलीगॉन बनता है अगर उसमें 3 भुजाएं होती हैं तो उसके 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर 4 भुजाएं होती हैं तो उसके 4 इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर 5 भुजाएं होती हैं तो उसके 5 इंटीरियर एंगल होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास n भुजाएं हों तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर जो इंटीरियर एंगल होंगे मेरे भाई वो कितने होंगे, तो आप कहोगे n इंटीरियर एंगल होंगे। तो उन n इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हम कैसे निकालेंगे, मतलब आंतरिक जो कोण होंगे, आंतरिक जो कोण हमारे पास होंगे, आंतरिक कोणों का योग हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग यहां पे सीख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। देखिए फॉर्मूला सीधा भी लिखाया जा सकता है, 2 मिनट में खत्म किया जा सकता है, लेकिन मैं एक एक चीज आपको मैंने पहले कहा कि मैं बेसिकली समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको सीखना है धीमे धीमे आप 1 बाय 1 करके सारी चीजें सीखते जाओगे। और जब भी मैं कोई बात समझा रहा हूं तो मैंने आपसे कहा कि वहां बैठे बैठे आप हाँ और ना जरूर बोलेंगे, ठीक है। हाँ और ना अगर बोलते रहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि समझ में आ गया, अगर आपने वहां पे हाँ कहा तो आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। दूसरा काम आपको यह भी करना है कि जब भी यहां पे आप कोई चीज लिखते हैं तो आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, तो आप उस चीज पे क्यों जरूर लगाना। क्या करना है, जब कोई चीज आप लिखते हो तो उसमें क्यों जरूर लगाना। और जब आप क्यों लगाओगे तो आपको अगर उस क्यों और एक बार क्यों लगा के सोचना आराम से बैठ के।
अगर उस क्यों का उत्तर आपको मिल जाता है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं मिलता है तो जब मैं यहां पे आपको बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। देखिए, आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो इसके तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180 अंश होता है कि नहीं। अब आप देखो, ये मैंने क्या किया, एक चतुर्भुज बना दिया। अगर मैं इसको और इसको मिला दूं तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन गया और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये बन गया। मतलब जो चतुर्भुज है वो दो त्रिभुजों से मिलकर बना है। तो अगर एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो दो त्रिभुज का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180 प्लस 180 यानी कि कितना आ जाएगा मेरे भाई, 360 आ जाएगा। और इस 360 को अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 180 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ। अब ऐसे ही देखो, अगर मैं पंचभुज बना लूं, मतलब पेंटागन अगर मैं बना लूं, ये मैंने पंचभुज यहां पे बना लिया। देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा। तो अब देखिए इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये और तीसरा त्रिभुज ये। तो अब देखिए 3 त्रिभुज हो गए, यानी कि यहां पर हमारे पास आप कह सकते हैं कि 3 इंटू 180 हो जाएगा। चाहे आप 180 को 3 बार ऐड कर दीजिए और चाहे आप 3 इंटू 180 कर दीजिए, बात एक ही है। अब यहां पे देखिए 180 था, 180 का मतलब यहां पे कितना था, 180 का मतलब ये 1 इंटू 180 था। अब गौर से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो त्रिभुज है उसमें कितनी भुजाएं होती है तो आप कहेंगे 3 भुजाएं होती हैं। अगर मैं कहूं चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं तो आप कहोगे 4 भुजाएं होती हैं। अगर मैं कहूं पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं तो आप कहोगे 5 भुजाएं होती हैं। अब देखिए 5 से यहां पर 3 आ रहा है, कैसे आया, 5 से अगर आप 2 कम कर दोगे तो 3 आ जाएगा। यहां पे देखो 2 आ रहा है और 2 कैसे आया, इस 4 से अगर हम लोग 2 कम कर दें तो ये 2 आ जाएगा। यहां पे देखो 1 आ रहा है, ये 1 कैसे आया, अगर 3 से हम लोग 1 कम कर दें, सॉरी 3 से अगर हम 2 कम कर दें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी कि आपको यहां पे पता लग गया कि जितनी नंबर ऑफ भुजाएं होंगी अगर हम उनसे 2 कम कर देंगे और उसमें 180 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को सभी आंतरिक कोणों का सम मिल जाएगा। तो हो गया ये फॉर्मूला डायरेक्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट से सभी लोग बता दीजिए एक बार कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसीलिए आप देखिए आप किसी का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया कि एक पॉलीगॉन है जिसमें 10 भुजाएं हैं और उनके इंटीरियर एंगल का सम आपको बताना है, तो आपको पता है कि 10 - 2 यानी कितना होगा 8, और 8 इंटू 180 करना है। तो जैसे आप 8 इंटू 180 करेंगे आपके पास तुरंत रिजल्ट आ जाएगा कि जो हमारे पास 10 भुजाओं वाला पॉलीगॉन है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। अब देखो इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर मान लीजिए त्रिभुज का पता करना है तो यहां पे आप 3 लिखोगे, 3 - 2, अगर n की वैल्यू यहां पे 3 है तो 3 - 2 यानी 1, 1 इंटू 180 ये पहला वाला वैल्यू मिल जाएगा। अगर मैं कहूं कि बताइए क्वाड्रिलेटरल में जो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे n की वैल्यू 4, तो 4 - 2 करोगे इंटू 180 तो आपको ये मिल जाएगा। आ गया ना समझ में, पक्का। चलो ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो फिर हम लोग दूसरी बात सीखते हैं, दूसरी बात निकालना सीखते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, अभी हम लोगों ने सीखा है कि जो इंटीरियर एंगल है उनका सम हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं और किसमें, अगर हमारे पास जो पॉलीगॉन की साइड्स हैं वो कितनी है, n साइड अगर हमारे पास है। अब ऐसे हम लोग दूसरी बात निकाल रहे हैं, क्या, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, यानी कि जो हमारे पास बहुभुज है, ठीक है, जो हमारे पास बहुभुज है, बहुभुज में जो बाह्य कोण होंगे, जो बाह्य कोण होंगे उन कोणों का हम लोग योग निकाल रहे हैं, बाह्य कोणों का योग। ठीक है, तो देखते हैं कि बाह्य कोणों का जो योग है वो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए किसी भी ग्राफ को अगर आप लोगे, जैसे ये ग्राफ आपने बनाया, इसका हमारे पास देखिए ये इंटीरियर बना, ये एक्सटीरियर बना, तो इंटीरियर और जो एक्सटीरियर है इन दोनों का जो सम है वो मेरे भाई कितना होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं। अब बहुत गौर से समझना मेरी बात को, ठीक है, बहुत गौर से समझना है। अगर मैं इस इंटीरियर की बात करूं, इस इंटीरियर और एक्सटीरियर की, ये हमारा इंटीरियर एक्सटीरियर है दूसरा वाला, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका सम भी 180 होगा। ऐसे ही जो तीसरा वाला इंटीरियर आएगा और एक्सटीरियर आएगा उसका सम भी 180 होगा। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलीगॉन में जितनी साइड होती हैं
उतने ही उसके अंदर इंटीरियर होते हैं और उतने ही हमारे पास एक्सटीरियर होते हैं, बताया था ना। तो आप देखो, अगर एक की हम लोग बात करें तो एक इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना है 180। अगर मैं आपसे कहूं कि दो इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 प्लस 180 यानी कि 360। ऐसे समझ लो। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए एक इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना है, तो आप कहोगे 180। मैं कहूंगा अगर दो का सम कितना है, तो आप कहोगे सर 2 से गुणा कर दो। अगर मैं आपसे कहूंगा कि 3 इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना है, तो आप कहोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं आपसे कहूंगा कि बताओ 4 का कितना है, तो आप कहोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मेरे भाई, अगर मैं पूछूं आपसे कि एक पॉलीगॉन जिसमें भुजाओं की संख्या n है, आप बताइए उस n भुजाओं की संख्या वाले पॉलीगॉन में जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है उसका सम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इंटू n कर दो। ये बात समझ में आई। जैसे ही मैंने 180 इंटू n किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया वो समझ लीजिएगा। ये आ गया हमारे पास जितने भी हमारे पास इंटीरियर एंगल हैं और जितने भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, उन सभी का सम आ गया। ये सिग्मा लिखा है मैंने। सिग्मा का मतलब क्या है, जितने भी इंटीरियर हैं और जितने भी एक्सटीरियर हैं उन सभी का सम लिख दिया हम लोगों ने। अब आप देखो, अभी मैंने आप इसी बात को आप चाहो तो अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो। सिग्मा आई का मतलब जितने इंटीरियर है उनका सम, और सिग्मा ई का मतलब जितने भी एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण है उन सभी का सम। अभी ये मैंने आपको इससे पहले निकाल के दिया, ये कितना होता है n -2 इंटू 180 डिग्री। और जितने भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हैं इनका सम हम लोगों को पता करना है, और यहां पर वैल्यू हमारे पास मेरी भाई कितनी है 180 n। जरा हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप गौर से देखिएगा। देखिए, जब 180 का इस n में मल्टीप्लाई होगा तो 180 n आएगा हम लोगों के पास। ऐसी 180 का जब आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 360। और प्लस में हमारे पास क्या है, प्लस में हमारे पास सिग्मा ई है, और बराबर में हमारे पास कितना है 180 n है। अब आप देखो, इससे और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। 360 को आप वहां पे ले जाओगे तो सिग्मा ई हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा 360 डिग्री। इसका मतलब जो हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। और इससे एक बात आपको और पता लगी कि कोई भी पॉलीगॉन हो उसके जो एक्सटीरियर एंगल का सम है वो हमेशा फिक्स होता है। भाई यहाँ पे n तो आया नहीं, मतलब जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है वो नंबर ऑफ साइड पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर 3 साइड है तब भी एक्सटीरियर का सम 360 होगा। अगर हमारे पास 4 साइड है तब भी एक्सटीरियर का सम यानी बाह्य कोणों का जो योग है वो कितना होगा 360 होगा। 5 साइड है तब भी 360 होगा, 6 है तब भी 360 होगा। कितनी भी साइड हो मेरे भाई हमेशा कितना होगा 360 होगा। समझ में आ गया सभी को? बताओ जल्दी से, क्या सभी को समझ में आ गया? सबसे पहले आपको मैंने बताया कि इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालते हैं, फिर मैंने आपको बताया यहां पे कि एक्सटीरियर जो है उन एंगल का सम हम लोग यहां पे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग तीसरी बात यहां पे सीखने जा रहे हैं। तीसरी बात सीखते हैं जल्दी से और जानते हैं कि उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो फिर से एक बार हम लोगों ने डायग्राम बना लिया। हमारे पास n भुजाओं वाला एक पॉलीगॉन है। इसमें नंबर ऑफ साइड्स जो है हम लोगों के पास कितनी है n है। ये हमारे पास वर्टिसेस हैं। अब तीसरी बात हम लोगों को निकालनी है या जो सीखनी है हम लोगों को, तीसरी बात में क्या सीखना है वो भी समझ लीजिए। अब हम लोगों को सीखना है नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको मैंने बताया था ना कि आगे मैं बताऊंगा कि डायगोनल्स जो है वो क्या होते हैं और डायगोनल्स और साइड्स में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैंने आपसे कहा था, तो ये आपको बताऊंगा यहां पे। नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी कि हम लोगों को बतानी है विकर्णों की संख्या। अब आप देखिएगा विकर्णों की जो संख्या है ये हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है जहां पे आपसे पूछा जाता है कि जो विकर्णों की संख्या है वो क्या होगी, ठीक है। विकर्णों की संख्या हम लोगों से बहुत बार पूछी जाती है। अब आप देखो, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि विकर्ण होता क्या है, यानी जो डायगोनल्स है वो क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग किसी अल्टरनेटिव वर्टेक्स को मिलाते हैं, किसको, अल्टरनेटिव वर्टेक्स को जब एडजॉइन किया जाता है, मिलाया जाता है, अल्टरनेटिव का मतलब दो कंटिन्यूअसली वर्टेक्स नहीं होंगे। जैसे अगर आपने दो कंटिन्यूअस वर्टेक्स को मिलाया तो इससे हमें क्या प्राप्त होती है, साइड प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप दो अल्टरनेटिव वर्टेक्स को ऐड करोगे तो ये जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, डायगोनल। यहां पे आप देखिए ये अल्टरनेटिव, इसको अल्टरनेटिव का मतलब एक छोड़ना है आपको एकांतर क्रम में।
अगर आप एकांतर क्रम के शीर्ष केंद्रों को जोड़ते हैं, जैसे ये और ये, अगर आप यहां इसको ले लो तो ये छोड़ दो, इसको और इसको ऐड कर लो, तो जितने भी एकांतर क्रम के वर्टेक्स को आप ऐड करोगे वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से मेरे भाई जो आपको मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल। और हमें पता क्या करना है, हम लोग को पता करना है यहां पे विकर्णों की संख्या। अच्छा, कॉमन क्या है, देखिए जो भुजाएं हैं यानी कि जो साइड है वो भी दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है, डायगोनल भी दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है, लेकिन दोनों के बीच अंतर क्या है, जब साइड हमें बनानी होती है तो दो लगातार बिंदु लेने होते हैं, दो लगातार शीर्ष हमें लेने होते हैं, और जब हमें डायगोनल बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव शीर्ष लेते हैं। अगर अल्टरनेटिव शीर्ष को मिला दो तो डायगोनल मिलता है, और अगर अल्टरनेटिव शीर्ष को नहीं मिलाओगे तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलती है भुजाएं। जैसे त्रिभुज की बात करें तो आप देखो त्रिभुज में मान लीजिए आपने ये वाला बिंदु लिया तो इसको छोड़ना पड़ेगा, और अब इसको छोड़ोगे तो केवल आपके पास ये बचेगा, और इसको मिलाने से आपको क्या मिल रही है, भुजा, क्योंकि भैया ये तो भुजा है हमारी, इसमें और अल्टरनेटिव है ही नहीं कोई। आपने मान लीजिए इसको लिया तो इसको छोड़ा तो आप इस पे आ जाओगे, तो देखिए ये तो दो लगातार हो गए, अल्टरनेटिव हुए नहीं, तो इसलिए हमारे पास त्रिभुज में जो है वो कोई भी डायगोनल नहीं होता। वही अगर अब देखें हम क्वाड्रिलेटरल में बात करें, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, अब आप देखो जैसे आपने ये वाला वर्टेक्स लिया तो इस वाले को छोड़ना है, ये हमारे पास बचा, अगर हम लोग इसको मिलाएंगे तो आप देखो एक नई भुजा आ रही है, और ये जो नई भुजा आ रही है इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डायगोनल। मान लीजिए जैसे आपने कहा कि ये वाला बिंदु लेना है तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को मिला दो, देखिए फिर से एक नई भुजा आई, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल। तो हमारे पास चतुर्भुज में कितने डायगोनल हो जाएंगे, दो, त्रिभुज में एक भी नहीं है, चतुर्भुज में दो है, ऐसे आप देखोगे आगे हमारे पास बढ़ते जाएंगे। तो हमें पता करना है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ साइड का पॉलीगॉन है तो उसके अंदर जो डायगोनल की संख्या होगी वो क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया कि देखिए अगर हमें कोई भी साइड को चाहे डायगोनल बना दें और चाहे हम लोग नंबर ऑफ साइड्स बना लें, चाहे हम लोग नंबर ऑफ साइड की बात कर लें, नहीं भुजा की बात कर लें, और चाहे हम डायगोनल की बात कर लें, दोनों का फॉर्मेशन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से होता है कि नहीं। तो एक बार हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ साइड का पॉलीगॉन है तो उसमें दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी चीजें हमारे पास हो सकती हैं। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊंगा, सभी लोग समझने का प्रयास करना। कुल हमारे पास n नंबर ऑफ साइड्स हैं और इनमें से अगर हम दो बिंदुओं को मिलाएं तो हमारे पास एक रेखाखंड मिल जाएगा। वो रेखाखंड आपको पता है क्या क्या हो सकता है, अभी मैंने बताया कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा में दो तरीके की चीजें होती हैं, एक तो हमारे पास साइड होती है और दूसरा हमारे पास डायगोनल होता है। बोलो ये बात कंफर्म है सभी को, आप कहोगे हाँ। अगर मैं NC2 कर दूं, इसका मतलब जैसे मैंने NC2 किया तो मुझे पता लग जाएगा कि जो n भुजाएं हैं उनमें से दो भुजाओं को मिलाने वाली कितनी आकृतियां बनेगी। वो हमारे पास NC2 आ गया। उसमें क्या क्या होगा, मैंने कहा साइड भी होगा और डायगोनल भी होगा। अगर हम लोग इस वैल्यू से n को माइनस कर देते हैं, n का मतलब क्या है, n यहां पे हमारे पास साइड है। आप देखो साइड प्लस डायगोनल से अगर मैं साइड को माइनस कर दूं तो आप बताइए जो हम लोगों को मिलेगा वो क्या होगा, क्या वो डायगोनल होगा। नंबर ऑफ डायगोनल अगर हमें निकालना है तो साइड प्लस डायगोनल से किसको माइनस करना पड़ेगा, साइड को। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए NC2 की वैल्यू क्या होती है, NC2 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n, अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 2 और इनटू में होगा फैक्टोरियल n-2 और माइनस में हमारे पास कितना है n। अब आप देखिए फैक्टोरियल n को और समझ लीजिए, फैक्टोरियल n की जो वैल्यू होती है वो होती है n, n-1, n-2, ऐसे डॉट डॉट 3, 2 और 1, ये हमारे पास फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है। तो थोड़ा सा हम लोग यहां पे और सॉल्व करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए अगले स्टेप में हम लोगों को क्या मिलेगा, क्या हम ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं n-1, n-2 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है इस फैक्टोरियल n को, आप कहोगे हाँ। और फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 × 1 और यहां पर हमारे पास n-2 फैक्टोरियल लिखा ही हुआ है और माइनस में हमारे पास क्या है, n है। तो आप देखो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो क्या बची, अब हमारे पास वैल्यू बची n-1 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस का कितना n। अब इस वैल्यू को आपको और कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पे हम लोगों को मिलेगा n² और माइनस में मिलेगा n, यहां पे अपॉन में 1 आएगा, तो यहां पे जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे क्या मिलेगा, माइनस का 2n और अपॉन में मेरे भाई यहां पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस का 3n और अपॉन में कितना 2। जब माइनस के n को और माइनस के 2n को आप ऐड करेंगे तो माइनस का 3n आएगा, और दोनों में आप देखें n हम लोग कॉमन ले लें, अगर n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 3 बचेगा डिवाइडेड बाय 2। ये जो हमारे पास यहाँ पे आया यही हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब आप देखो किसी के भी डायगोनल निकाल सकते हैं। जैसे मुझे पता करना है कि त्रिभुज में कितने डायगोनल होते हैं, तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो इनकी वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो देखिए 3 माइनस 3 यानी कि 0, 0 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और 0 में किसी का भी भाग हो तो कितना आता है, 0 ही आता है। मान लीजिए आपको पता करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें डायगोनल की संख्या कितनी होती है, तो n की वैल्यू 4 रखोगे, यहाँ पे 4 माइनस 3 यानी कि 1 बचेगा, 1 में 4 का गुणा होगा तो 4 ही आएगा, और 4/2 कितना होगा, 2। इसलिए त्रिभुज में कितने डायगोनल होते हैं, 2। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक पॉलीगॉन है जिसमें भुजाओं की संख्या 10 है, बताइए उसमें डायगोनल कितने होंगे। तो अगर आपको डायगोनल निकालना है तो आप कहोगे 10 माइनस 3 यानी कि 7 और डिवाइडेड बाय कितना 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 5, और 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल की संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपने सीख लिया कि इंटीरियर का सम कितना होता है, एक्सटीरियर का सम कितना होता है, और नंबर ऑफ डायगोनल्स हम लोग जो है वो किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहां पे क्या है, चौथा पॉइंट। ठीक है, चलो चौथा पॉइंट क्या, मैं सीधा आपको डायरेक्ट ही समझा देता हूं। देखिए ये मैंने आपको जो बातें सिखाई हैं इन्हीं पर मैं सीधा अब बाकी सारे पॉइंट आपको यहीं से समझ में आ जाएंगे। ये पहला पॉइंट मैंने प्रूफ करके दे दिया आपको कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी जो बहुभुज के अंतः कोणों का योग है वो कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। कैसे होता है वो मैंने बता दिया। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुभुज के जो बहुभुज कोणों का योग है वो कितना होता है, 360। ये भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। नंबर ऑफ डायगोनल जो है ऑफ पॉलीगॉन वो कितना होते हैं, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या वो इतनी होती है, ये भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब हम लोगों को पता करना है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ध्यान रखना, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, रेगुलर पॉलीगॉन की। और मैंने आपको बताया था कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसमें सभी कोणों का योग बराबर होता है, सभी कोण बराबर होते हैं और भुजाओं की लंबाइयां भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप देखें अगर हमारे पास सभी कोण बराबर हैं, जैसे त्रिभुज को देख लीजिए, त्रिभुज में ये कोण ये कोण ये कोण बराबर है, तो आपको देखो इसको x ले लो, इसको x ले लो, इसको x ले लो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको हो गया 180/3। अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो तो क्वाड्रिलेटरल में देखो ये x ये x ये x ये x, तो कितना हो जाएगा 4x, और 4x बराबर कितना हो जाएगा 360, तो x बराबर कितना आएगा 360/4। अब आप देखो हो क्या रहा है, यहां पे जो त्रिभुज के कोणों का योग है उसमें आपने भुजाओं की संख्या से भाग किया, यहां पर भी त्रिभुज के कोणों का जो योग है उसमें आपने भुजाओं की संख्या से भाग किया। तो यहां से हम लोगों ने सीखा कि अगर हम लोग त्रिभुज के मतलब जो पॉलीगॉन है उसमें कोणों के योग में भुजाओं की संख्या से भाग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ईच इंटीरियर मिल जाएगा। तो आप देखिए यहीं पे किया, ये जो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180/n, ये कैसे आ जाएगा, n अगर हमारे पास भुजाएं हैं, देखिए 3 भुजाएं होंगी तो 3 से भाग करोगे, 4 भुजाएं होंगी तो 4 भाग से भाग करोगे, 5 भुजाएं होंगी तो 5 से भाग करोगे। लेकिन यहां पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, ऐसे पॉलीगॉन की चर्चा कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड कितनी हो n, तो किससे भाग करेंगे, n से। अभी मैंने आपको एक्सटीरियर का फॉर्मूला बताया, एक्सटीरियर का सम जो है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो सिमिलरली अगर हम लोग उसमें भी n से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर। इसके अलावा आपको ये कुछ बातें और याद रखनी है। देखिए जो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन है वो हमारे पास होता है n/4 इंटू a स्क्वायर और इंटू में cot πm/n। देखिए आपको मैं इससे बता देता हूं, जैसे आपको आता है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है आप लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, यही होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो ये होता है। अब देखो इससे मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे। अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब 3 भुजाएं हमारे पास है तो 3, और अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, हमारे पास ए स्क्वायर का मतलब भुजा है, तो ए स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद देखो कॉट हमारे पास पाई का मतलब कितना है 180,
पाई का मतलब कितना होता है 180, और n का मतलब नंबर ऑफ भुजाएं, तो नंबर ऑफ भुजाएं कितनी यहाँ पे 3, तो π/3। इसका मतलब क्या हुआ देखो 3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी cot 60 आएगी। और cot 60 अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए cot 60 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर cot 60 tan 60 का अपोजिट होता है, और tan 60 होता है √3, तो cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3। यानी कि ये जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी आपको मिलेगी, ये मिलेगी आपको 3/4, ठीक है, ए स्क्वायर, और यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 1/√3 आएगी। अब आप देखो इसको जो यहां पे आपके पास 3/4 लिखा है, इसको हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं। क्या 3 को √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है, अपॉन में 4 लिखा है, इंटू में ए स्क्वायर लिखा है, और इंटू में लिखा है 1/√3। आप देखिए इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहां पर हमारे पास कितना बचेगा √3/4 ए स्क्वायर बचेगा। समझ गया ना। किसी भी अगर आपको रेगुलर पॉलीगॉन को प्रूफ करना है कि उसका जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, तो आराम से आप यहां पे इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही देखें सरकम रेडियस भी आप जानते हो, जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज के चारों ओर एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जो इसके शीर्षों से होकर गुजरे, अगर एक सर्किल है, वृत्त है एक, जो किसी भी आकृति के शीर्षों से होकर पास होता है, तो ऐसे सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकम सर्किल। और इस सर्किल की जो रेडियस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस। तो अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की सरकम रेडियस निकालनी है तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और अगर आपको इन रेडियस निकालनी है, देखो इन रेडियस कैसे बनता है, जैसे ये त्रिभुज है, अगर इसके अंदर हमारे पास एक सर्किल बने जो क्या करे, सभी भुजाओं को टच करते हुए जाए, अगर सभी भुजाओं को टच करते हुए जा रहा है तो ऐसे सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सर्किल, और इसकी जो रेडियस होगी उसको बोला जाएगा इन रेडियस। तो आप देखिए अगर किसी भी इन रेडियस को हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, a/2 इंटू cot π/n। तो ये कुछ आपके पास फॉर्मूले थे, ये मैंने आपको प्रूफ करके बताए सारे के सारे, ये सारे के सारे प्रूफ करके आपको बताए हैं, और यही आपको सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। इसके अलावा जो मैंने और फॉर्मूले लिखे उससे आपको मैंने बताया कि देखिए अगर हमें एक एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन पता करना है, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन था, उसका फॉर्मूला मैंने इससे आपको प्रूफ करके दिखाया। और किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के फॉर्मूले को अगर आपको एरिया पता करना है तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप उसका एरिया क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है आपका, जो यहां पर हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करेंगे 1 बाय 1 और सीखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, अब जल्दी जल्दी से आप लोग क्वेश्चन देखेगा। अगर मेरे भाई आपने जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझा होगा तो क्वेश्चन जो है वो पॉलीगॉन के बहुत आसान होते हैं, बहुत आसानी से आप पॉलीगॉन के क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि पॉलीगॉन है जिसमें हमारे पास 54 डायगोनल है, और पूछा जा रहा है कि बताइए साइड कितनी होंगी। अब आप देखें मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n(n-3) डिवाइडेड बाय 2, और इसकी वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कितनी, 54। और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए अगर आपने दिमाग लगाया तो आप फटाक से आंसर कर सकते हो। कैसे, ये समझना, ये फॉर्मूला है और इसमें भुजाओं की संख्या यानी कि n की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है, तो हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास उत्तर है उसमें n की वैल्यू ही दी होगी। क्या दी होगी, n की वैल्यू दी होगी कि नहीं। तो आप देखो अगर मैं मानूं कि पहला वाला हमारा उत्तर सही है, बाया ऑप्शन सबसे बेहतरीन मेथड। अगर मैं मानूं कि 7 हमारा सही उत्तर है तो आप देखो 7 रखो, 7 यहां से 7 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 में 2 का भाग जाएगा तो 2, और यहां पे 7 था, 7 का 2 में गुणा करोगे 14। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, नहीं। तो आप कहोगे पहला वाला हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे 9 पुट किया, थोड़ा सा मैं रख के दिखाता हूं, अगर मैं 9 पुट करूं तो यहाँ पे 9 आएगा, दूसरी वाली वैल्यू में कितना आएगा 9 - 3 यानी कि 6, और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे 3, और 9 इंटू 3 कितना आएगा 27, जबकि यहाँ पे 54 है, इसका मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब मैं तीसरा चेक करता हूं, देखें n की वैल्यू अगर मैं 12 रखूं तो 12 - 3 यानी कि 6, सॉरी 12 - 3 9 आएगा, 12 - 3 कितना 9, और डिवाइडेड बाय कितना 2, और 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स, और 9 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 54, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है यही हमारा क्या बन जाएगा, परम सत्य आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। बोलो समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया ना मेरे भाई। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, आप देखोगे फटाफट से अभी सारे के सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो सारे क्वेश्चन आपके बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहा जा रहा है यहाँ पे जो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल है किसी पॉलीगॉन का
वो हमारे पास कितना है 140 है। तो कहा जा रहा है कि बताइए द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, जो पॉलीगॉन है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। आइए देखते हैं चलिए से इसको। सबसे पहले देखिए इंटीरियर एंगल का सम हम लोगों को दिया गया और मैंने आपको सिखाया कि इंटीरियर एंगल के सम का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है कि नहीं। और यहां पर हम लोगों को बताया गया है कि जो इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 140, वो हमारे पास कितना है 140 है। ये तो भाई 140 तो हो ही नहीं सकता। आप देखो क्या हमारे पास ये प्रश्न जो दिया है वो सही है, आप कहोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी मिनिमम जो हमारे पास वैल्यू होती है, आप देखें जितने भी पॉलीगॉन होते हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है, हमारे पास ट्राइंगल है। और मेरे भाई ट्राइंगल में ही पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है 180। तो सिंपल सी बात है कि सारे के सारे इंटीरियर का सम 140 तो हो नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को गलत दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, गलत है। अब इसको हम लोग क्या हो सकता है इसकी जगह, अगर मैं सम हटा दूं, ठीक है, यहां पे ऐसे कह सकता हूं कि ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 140। तो फिर यहां पे रेगुलर पॉलीगॉन लिखना पड़ेगा, फिर यहां पे क्या करना पड़ेगा, रेगुलर पॉलीगॉन लिखना पड़ेगा। तो भाई ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, या तो आप करेक्शन कर लो, करेक्शन करना चाहोगे देखो मैं सारे बता देता हूं। अगर हमारे पास 9 भुजाएं होंगी, ध्यान से समझना, अगर हमारे पास 9 भुजाएं होंगी तो 9 - 3 इंटू 180 डिग्री, ये होगा हमारे पास सम। अगर 10 भुजाएं हैं तो 10 - 3 इंटू 180 डिग्री, ये होगा हमारे पास सभी इंटीरियर का सम। अगर किसी में 8 भुजाएं हैं तो 8, अरे -3 नहीं करना है, -2 करना है, सॉरी। अगर हमारे पास 9 भुजाएं हैं तो 9 - 2 इंटू 180 डिग्री, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा इंटीरियर एंगल का। 10 - 2 इंटू 180 डिग्री, ये सम हो जाएगा इंटीरियर का। अगर हमारे पास कितनी भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं। अगर हमारे पास 8 भुजाएं हैं तो 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, ये हमारे पास आंसर बनेगा। और अगर हमारे पास 12 भुजाएं हैं तो 12 - 2 इंटू 180 डिग्री, ये हमारे पास क्या होगा, इंटीरियर एंगल का सम। अब चाहो तो आप सबको 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 9 से 2 जाएगा मेरे भाई, कितना बचेगा, आप कहोगे 7 बचेगा। और 18 का अगर हम लोग 7 में गुणा करेंगे, 18 का 7 में अगर गुणा किया जाएगा तो 1360 यहां पे हमारे पास टोटल सम आ जाएगा। यहां पे देखो 8 से अगर हम लोग 2 घटा दें, 10 से 2 घटा दें तो 8 बचेगा। और 8 का जब हम लोग 18 में गुणा करेंगे तो 144 आएगा, यानी कि 1440 होगा। तो यहां पे मेरे भाई जो 140 है, ये 140 की जगह कितना होना चाहिए था, 1440 होना चाहिए था। 1440 यहां पे हमारे पास होना चाहिए था। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बाकी आप ये वाला भी निकाल लोगे, ये वाला भी निकाल लोगे। ठीक है, ये वाला भी निकाल लोगे और दूसरा वाला भी निकाल लोगे। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, एग्जांपल नंबर 3 पे। देखिए क्या कहा जा रहा है एग्जांपल नंबर 3 में। यहां पे कहा गया कि जो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल है किसका, रेगुलर पॉलीगॉन का। समबाहुभुज का जो बाह्यकोण है मेरे भाई वो हम लोगों को दिया गया है। समबाहुभुज का बाह्यकोण दिया गया है कितना, 18 डिग्री। तो पूछा जा रहा है कि बताइए इसके जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना होगा। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, देखिए मैंने आपको बताया था यहां पर इन्होंने कहा कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है, 18 डिग्री है। मेरे भाई एक्सटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन का कितना है, 18 डिग्री है। अगर एक 18 डिग्री है और पॉलीगॉन जो है वो रेगुलर है, तो रेगुलर पॉलीगॉन में आपको पता है कि जो इंटीरियर है वो बराबर होते हैं। और अगर इंटीरियर बराबर होते हैं तो सबके एक्सटीरियर भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और सभी एक्सटीरियर का सम कितना होता है, 360। तो आपको पता है कि किसी पॉलीगॉन में जितने भी एक्सटीरियर हैं उन सभी का सम होता है 360। और अगर एक हमारे पास 18 का है तो आप 18 से भाग कर दो, यानी कि जो हमारे पास n है, यानी कि जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 20 आ जाएगी। भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 20। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं। देखो कैसे, हम लोग जानते हैं कि किसी भी कोई भी आकृति बने उसके अंदर जितने एक्सटीरियर होते हैं उतने ही इंटीरियर होते हैं। ये बात मैंने बताई थी आपको, आप कहोगे हाँ, चूंकि पॉलीगॉन रेगुलर है। पॉलीगॉन कैसा है मेरे भाई, रेगुलर है। तो रेगुलर पॉलीगॉन की खासियत क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन की खासियत है कि उसमें भुजाओं की लंबाइयां भी बराबर होती हैं और कोणों की लंबाइयां भी बराबर होती हैं। यानी जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे सब आपस में बराबर होंगे। और अगर इंटीरियर बराबर है तो एक्सटीरियर भी बराबर होंगे। तो मैंने यही पता कर लिया कि इस अगर हमारे पास 360 सम है और एक हमारे पास एक्सटीरियर 18 है, तो ऐसे पॉलीगॉन में कितनी भुजाएं आएंगी, तो कुल 20 भुजाएं आएंगी। और अगर मेरे भाई 20 भुजाएं हैं तो आप देखो उनके इंटीरियर का सम क्या होगा,
इसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ आपको क्या, n-2 इंटू 180 डिग्री। और n हमारे पास कितना आया है, n आया है 20, तो 20 से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 18, 18 गुणा 180, और 18 का स्क्वायर होता है कितना 324, और एक जीरो और, यानी कि 3240 डिग्री। 3240 डिग्री का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से अगला क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। इसको देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यहां पे अगले क्वेश्चन में कि जो हमारे पास सम है किसका, इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एक्सेप्ट वन ऑफ अ पॉलीगॉन इज 2730। देखिए इसका मतलब यह है कि जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उन सभी का सम हम लोगों को दिया गया है, केवल किसको छोड़कर, एक को छोड़कर। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी पॉलीगॉन में मान लीजिए हमारे पास 3 जो है एंगल है, तो हमें 2 का सम दिया है। अगर किसी पॉलीगॉन में 4 एंगल हैं, अगर किसी पॉलीगॉन में 4 एंगल हैं तो हमें 3 का सम दिया हुआ है। अगर किसी पॉलीगॉन में 10 एंगल हैं तो हमें 9 का सम दिया गया। ये स्टेटमेंट समझ में आया। इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एक्सेप्ट वन ऑफ अ पॉलीगॉन इज 2730। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर किसी पॉलीगॉन में n साइड हैं तो उसमें एंगल भी n होते हैं, लेकिन हमें ये n-1 एंगल का सम दिया है कितना, 2730। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, आप कहोगे हाँ। आगे इन्होंने पूछा है देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड मस्ट बी, तो वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ साइड जो है वो कितनी होंगी। और एक बात इन्होंने और कही है, ऑल इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। जितने भी मेरे भाई इंटीरियर एंगल होंगे सभी 180 से क्या होंगे, कम होंगे। सभी इंटीरियर एंगल 180 से क्या होंगे, कम होंगे। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर पता करना है। कैसे पता करोगे, आइए समझते हैं। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं कैसे निकालेंगे। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को, आप कहोगे हाँ। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं जल्दी से। अगर हम लोगों को किसी भी इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो तो हम लोग निकालते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री से। निकालते हैं कि नहीं, बताओ जल्दी से। अगर हम लोगों को किसी का भी सम निकालना हो तो n-2 इंटू 180 डिग्री से उनका सम निकाल लिया जाता है। और हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है कि जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो कितनी होंगी। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, और जो ये कंडीशन दी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। सभी इंटीरियर एंगल जो है वो 180 से क्या होंगे, कम होंगे। और अब हमारे पास देखो, ये तो हमें पता नहीं कि इनका सम कितना है। अगर हमें ये पता होता कि जितने भी हमारे पास ट्राइंगल है उन सबका सम कितना है तो हमारा काम आसान हो जाता। हमारा काम आसान हो जाता कि नहीं, आप कहोगे हाँ। तो ये हमारे पास किसका सम हो गया, n का सम। अगर यहां पे मेरे भाई मुझे n-1 का सम निकालना हो, अगर मुझे यहां पे पता करना हो n-1 यानी एक कोण से कम का सम, तो वो हम लोगों को कैसे निकलेगा। आप देखो n की वैल्यू अगर मैं n-1 ले लूं, अभी मैंने यही तो बताया था कि अगर एक कोण कम लिया गया है तो वहां पे हमारे पास कुल कोण कितने होंगे, n-1। तो भुजाएं भी कितनी होंगी, n-1। और माइनस यहां पे कितना है, 2 है, इंटू 180 डिग्री है। और बराबर में हम लोगों को कितना दिया है, बराबर में दिया है 2730। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं, जल्दी से बताओ। ये बात सभी को समझ में आई है या नहीं आई है। अगर आ गई है तो बस आपको यहां पे कैलकुलेट करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। तो ये हमारे पास हो जाएगा n-3 इंटू 180 और बराबर में कितना हो जाएगा 2730। अब आप देखो इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इसको फटाफट से आप क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। या फिर ऐसे नहीं करना है तो देखिए एक तरीका और है। एक तरीका और क्या है वो समझ लो। जैसे मैंने अभी आपको ये लिखा n-2 इंटू 180 डिग्री। जस्ट इमेजिन कीजिए कि पहला वाला हमारा उत्तर है। ठीक है, जस्ट इमेजिन कीजिए, मैंने कहा कि पहला वाला हमारा क्या है, उत्तर है। अगर मैं यहां पे 19 साइड ले लो तो 19 - 2 यानी कितना हो जाएगा, 17। 17 इंटू 18, इन दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब 17 का 18 में गुणा करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 17 का स्क्वायर 289, और 289 में हम लोगों को क्या करना है, 17 और जोड़ देना है तो 306, यानी कि 3060 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि जो पहला हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारा उत्तर है, अगर मैं 19 भुजाओं की संख्या मान लूं तो जो हमारे पास इंटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना आएगा मेरे भाई, उनका सम आएगा 3060। और आप देखें बाकी का सम कितना है,
2730 है। आप समझ लीजिए कि ये n का सम है हमारे पास और ये n-1 का सम है। n का सम कितना है 3060 और n-1 का सम कितना है 2730। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो देखिए इनका डिफरेंस कितना है 0, 6 से 3 जाएगा कितना 3 और 10 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, हासिल आएगी 1। यानी कि हमारे पास जो एक एंगल छोड़ा था वो कितना आएगा 330 आएगा। जबकि यहां पे कहा गया था कि देखिए ऑल इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए 180 से कम होना चाहिए। तो बोलो क्या हमारा पहला वाला उत्तर हो सकता है? आप कहोगे नहीं। जब 19 नहीं हो सकता तो क्या 20 हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब 19 भुजाएं नहीं हो सकती तो 20 तो हो ही नहीं सकती। तो अब आप क्या चेक करोगे? अब आप चेक करोगे 17 और 18, दो ही आपके पास ऑप्शन है। तो अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 17 रखूं तो देखिए 17 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 15, 15 गुणे 180। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो अब देखें यहां पर हमारे पास जो आने वाली वैल्यू होगी वो कितनी होगी। 18 और 15 का गुणा करते हैं तो 18 का 5 में 90, हासिल आएगी 9 और 18 एकम 18 और 9 कितना हो जाएगा 18 और 9 27 हो जाएगा। अब आप देखो यहां पर हमारे पास सभी एंगल का सम मिला के ही 2700 आ रहा है, जबकि उन्होंने कहा कि एक एंगल को छोड़ के 2730 होता है। तो अब बताओ क्या ये ऑप्शन हो सकता? नहीं। तो हम लोग कंफर्म हो गए कि हमारे पास 18 ही हमारा क्या होगा सही होगा। अब आप चाहो तो चेक भी कर लो, देखो फटाफट से चेक कर लेते हैं। जल्दी से हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पे 18 रखता हूं तो 18 माइनस 2 कितना आएगा 16 और 16 में जब आप 180 का गुणा करोगे तो देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 0। 18 का 6 में करोगे तो 108 हासिल होगी 10, 18 का 1 में करोगे तो 18 और 10 कितना 28। तो 2880 आएगा हमारे पास सम और बाकी जो एक कम का सम है वो कितना है 2730 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए वो एक एंगल कितना होगा तो आप कहेंगे 0, 8 से 3 जाएगा 5 और 8 से 7 जाएगा कितना 1। जो हमारे पास एक एंगल छोड़ा गया था उसका वैल्यू कितना आया 150 आया और वो 180 से लेस है, क्रॉस चेक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास सही उत्तर बन जाएगा। तो एक तरीका हमारे पास ये भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, बोलो कंफर्म है? फटाफट से बताओ जल्दी से बताइए क्या सभी को कंफर्म है? तो यहां पे हमारा 18 जो है वो क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलो भैया बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब मैं यहां पे पूछता हूं कि आपको कोई चीज समझ में आई है या नहीं आई है तो एक बार हाँ और ना में उत्तर जरूर दीजिएगा। अगर आप हाँ और ना में उत्तर करेंगे तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आएगा कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, एक बार क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करना और सॉल्व करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से उस वीडियो को दोबारा देखना बैक करके, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है कि जो एंगल है पेंटागन का वो कितना है 140 डिग्री है। एंगल ऑफ अ पेंटागन, एक पेंटागन का जो एंगल है वो 140 है। आगे कहा कि इफ द रिमेनिंग एंगल्स आर इन द रेशो, बाकी की जो बचे हुए एंगल है वो कितने हैं इस रेशो में है। देखिए सबसे पहले तो पेंटागन है तो उसमें 5 इंटीरियर होंगे 5 ही एक्सटीरियर होंगे, ये आप बात जानते हो। और अगर हमारे पास पेंटागन है तो देखिए जो इंटीरियर है उनका सम कितना होगा आप निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो कि नहीं। 5 माइनस 2 यानी कि 3 और 18 में 3 का गुणा होगा तो कितना 540। आप देखो जो हमारे पास 5 एंगल होंगे उनका सम कितना आएगा 540 डिग्री आएगा। कितना आएगा 540 डिग्री, जिसमें से एक आप निकाल दो, एक कितना है 140 है। तो अगर मैं एक निकाल दूंगा तो कितना बचेगा 400 बचेगा। यानी कि जो बाकी के हमारे पास 4 बच रहे हैं कौन कौन से, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, ये जो बाकी के 4 बच रहे हैं उनका जो टोटल सम है वो कितना है 400 है। कितना है 400 है। जबकि उन्होंने हम लोगों से कहा है कि देखें इस अनुपात में है, वो किस अनुपात में है 1:2:3:4 में है बाकी के 4 एंगल। तो आप ऐसे समझ लो कि 4 और 3 कितना 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना 10, यानी 10 बराबर कितने के हैं 400 के। अगर 10 बराबर 400 के तो मेरे भाई 1 बराबर कितने के आ जाएगा, आप कहोगे 40 के। 1 बराबर कितने के आ जाएगा 40 के। अगर 1 बराबर 40 के है तो देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 1 यूनिट 40 के बराबर है तो 2 यूनिट कितने के बराबर आएगी 80 के। 3 यूनिट कितने के बराबर आएगी, आप कहोगे 120 के। 4 यूनिट मेरे भाई कितने के बराबर आएगी, तो आप कहोगे 160 के। उन्होंने हम लोगों से पूछा कि बताइए द साइज ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। 4 एंगल तो ये हो गए और आप देखो जो पांचवा है जो सबसे पहले उन्होंने दिया था वो 140 है। इन पांचों में उन्होंने कहा सबसे ग्रेटेस्ट साइज जो होगी उसकी लेंथ बताइए। तो आपको साफ साफ नजर आ रही है कि सबसे ग्रेटेस्ट साइज कितनी है 160 है। यानी कि 160 हमारा यहां पे क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। 160 क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। बोलो कंफर्म है, बताइए जल्दी से।
चलो भाई, तो यहाँ पे देखें, अभी मैंने आपको आज पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया और कुछ जो क्वेश्चन है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं। हालांकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको और कराने वाला हूँ पॉलीगॉन पे। मैंने आपसे कहा कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी चीज़ें आपकी पॉलीगॉन से रिलेटेड हैं वो सारी कंप्लीट करेंगे। तो अभी शुरुआत कर दी है मैंने, आपको कॉन्सेप्ट करा दिया है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करिए। जितने क्वेश्चन अभी कराए हैं इन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कर लीजिए। जहां जहां समझ में नहीं आए मैंने कहा पहुंच करके उसको आप देखना दोबारा, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मेरे भाई और बाकी हैं, उन क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, लेकिन मैंने कहा आज हम लोग नहीं कर रहे हैं उन क्वेश्चन को। ठीक है, तो तैयार रहना आप बाकी सारे क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन भी मैंने कहा हम लोग करेंगे, लेकिन कब करेंगे, अगले सेशन में। इसका पार्ट 2 भी मैं आपको लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जो वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीजें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि यहां पर आने वाले जो सभी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल पाए। इस क्लास में फिलहाल इतना ही, लेता हूं आपसे विदा। मुलाकात होगी अगले सेशन में इसी उत्साह और उमंग के साथ और पॉलीगॉन के अगली सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।